गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब। आज हम भारतीय समाजशास्त्र की पहली पुस्तक का छठा अध्याय सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां शुरू करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखें और समझें। तो पॉइंट नंबर 1 शुरू करते हैं। मुख्य बिंदु का विविधता शब्द असमानताओं के बजाय अंतरों पर बल देता है। जब हम यह कहते हैं कि भारत एक महान सांस्कृतिक विविधता वाला राष्ट्र है, तो हमारा तात्पर्य यह होता है कि यहाँ अनेक प्रकार के सामाजिक समूह एवं समुदाय निवास करते हैं। सामाजिक समूह समुदाय कैसे हैं? जो अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग संप्रदाय को मानने वाले हैं। तो ये सब क्या है? विविधता है भारत में। ठीक है। अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो भाषा हो गई, धर्म हो गई और जाति हो गई और जनजाति भी हो गई। ये सब विविधता भारत के अंदर पाई जाती है। और दूसरा पॉइंट है भारत में सांस्कृतिक विविधता की झलक। कैसे हम किसी भारत में सांस्कृतिक विविधता की झलक देखते हैं? इसके क्या क्या उदाहरण है? भारत में विभिन्न प्रदेशों में भाषा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, प्रथा, परंपरा, लोकगीत, लोक गाथा, विवाह प्रणाली, जीवन संस्कार, कला, संगीत तथा नृत्य में भी हमें अनेक रोचक व आकर्षक भेद देखने को मिलते हैं। यानी जो सांस्कृतिक विविधता भारत में है वो किस तरीके से है? पहली है भाषा। भाषा के आधार पर आपको पता ही होगा भारत में 22 भाषाएं जो है संविधान में अनुसूचित है, 8वीं अनुसूची में दी गई है। और ऐसे ही बहुत सारी भाषाएं जो अनुसूची में नहीं है पर वो भारत में बोली जाती है। तो भाषा के आधार पर भारत में बहुत अधिक विविधता मौजूद है। उसके बाद है रहन सहन। आप देखते हैं कि दिल्ली में हम कैसे रहते हैं, राजस्थान के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, मध्य प्रदेश में कैसे हैं, फिर साउथ इंडियन कैसे है, यानी कि तमिलनाडु केरल में लोग कैसे है, उसी तरीके से असम, गुजरात, अलग अलग राज्य में आप जाएंगे वहां का रहन सहन आपको अलग दिखाई देगा। चाहे वो मकान हो, चाहे वो उनके कपड़े हो, चाहे उनकी वो वेशभूषा हो, खान पान हो। यानी कुछ लोग जैसे साउथ में आप जाएंगे तो वहां पर मछली खाने वाले ज्यादा लोग होंगे, उत्तर भारत में शाकाहारी ज्यादा मिलेंगे। खान पान भी उनका अलग अलग होता है। जैसे साउथ में ज्यादा चावल खाए जाते हैं, उत्तर भारत में गेहूं ज्यादा खाया जाता है। वेशभूषा, वेशभूषा मतलब पहनावा है। जैसे आपने अलग अलग राज्य की वेशभूषा अलग अलग होती है। प्रथा, देखो जिस राज्य में हम रहेंगे और वहाँ की जो प्रथा होगी, यानी जो प्रचलित परंपरा होगी, जिसको भी हम मानते आ रहे हैं उसी चीज को हम आगे भी मानते रहेंगे। परंपरा, हर राज्य की या हर लोगों की जाति, अलग अलग जातियों में अलग अलग परंपराएं विद्यमान है। वो उन्हीं परंपराओं को फॉलो करते रहते हैं और वही परंपराएं बनी रहती है। अब एक जाति की परंपरा कुछ हो सकती है और दूसरी जाति की परंपरा कुछ हो सकती है। लोकगीत, लोकगीत वो होते हैं जो कोई भी जाति जनजाति अपने गीत बना लेती है और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं। लोक गाथा, यानी कहानियां किस्से होते हैं जो उनको ताकतवर बनाते हैं या जो उनकी गाथा गाते हैं उनको जो शक्तिशाली दिखाते हैं, वो लोक गाथाएं होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है। विवाह प्रणाली, उत्तर भारत में विवाह प्रणाली अलग है, दक्षिण भारत में विवाह प्रणाली अलग है। जीवन संस्कार, मरने के बाद यानी जीवन संस्कार जिसको बोला जाता है, जैसे कोई बच्चे का जन्म हुआ या कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो जीवन संस्कार के भी अलग अलग है। कुछ धर्मों में उनको दबाया जाता है, किसी धर्म में जैसे वो हिंदू धर्म में जलाया जाता है और दाह संस्कार जिसको बोला जाता है, वैसे ही मुस्लिम धर्म में उनको दबाया जाता है, दफनाया जाता है। कला, कला उनकी अलग है। संगीत और नृत्य भी इसी प्रकार अलग अलग है। नृत्य भी भारत में आपको पता है अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुख्य नृत्य है और संगीत के भी इसी तरीके से है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। भारतीय राष्ट्र राज्य सामाजिक, रुक जाओगे, भारतीय राष्ट्र राज्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व के सर्वाधिक विविधतापूर्ण देशों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 1800 बोलियां बोली जाती है और लगभग हर धर्म का व्यक्ति भारत में मौजूद है। इसलिए भारत का जो राष्ट्र राज्य है वो सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व के सर्वाधिक विविधता वाले देशों में से एक है। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व भर में इसका कौन सा स्थान है? आप कमेंट बॉक्स में बताएं। दूसरा स्थान है, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ के 1 अरब से ज्यादा लोग कुल मिलाकर लगभग 1632 भिन्न भिन्न भाषाएं या बोलियां बोलते हैं। 18 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। देखो 2004 में जो 18 भाषाएं थी बढ़कर 22 भाषाएं हो गई थी। इसमें और बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली
को जोड़ा गया था 2004 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस समय सरकार थी, 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, तो इसको 18 को काट कर 22 कर लें। मेरे पास एडिटिंग टूल नहीं है, तो इसको काट के आप 22 कर लें, ठीक है। और अब जो भारत में धार्मिक जो लोग रहते हैं, उनकी जनसंख्या के आधार पर क्या स्थिति है? 80% से अधिक आबादी हिंदुओं की है, लगभग 13.4% आबादी मुसलमानों की है, 2.3 ईसाई की है, 1.9 सिख और 0.8 बौद्ध धर्म, 0.4 जैन धर्म। ये जो आंकड़ा दिया गया है, ये सन 2001 का है। 2011 का आंकड़ा आप अपडेट कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, जहां मुसलमानों की आबादी लगभग 16% हो जाएगी, ईसाई लगभग इतने ही रहेंगे, सिख में भी ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, और जो हिंदुओं की आबादी है ये थोड़ी कम हो जाएगी, 78 पॉइंट समथिंग ये रह जाएगी। तो आप इसको एग्जैक्ट जानने के लिए देख लें। अब अगला पॉइंट देखते हैं। संविधान में यह घोषणा की गई है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। जो संविधान की उद्घोषणा है, जिसको आपने पढ़ा होगा, उसमें बिल्कुल क्लियर कर लिया होगा। धर्मनिरपेक्ष यानी भारत में जो किसी को भी धर्म के आधार पर भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा, इसलिए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भी कहा जाता है। सांस्कृतिक विविधता से संप्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि पनपते हैं। एक समुदाय दूसरे समुदाय को नीचा दिखाना चाहता है या दिखाता है। जो सांस्कृतिक विविधता होगी, तो जो प्रभुत्वशाली व्यक्ति है, यानी जो जनसंख्या में अधिक है, वो चाहेगा कि उसकी जाति, अगर वो जाति से प्रभुत्वशाली है, तो वो अपनी जाति का विकास चाहेगा, ये जाति की बढ़ावा देगा, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देगा, जिस क्षेत्र में वो रहेगा, अपनी भाषा को भी वो बढ़ाना चाहेगा। तो सांस्कृतिक विविधता में क्या होता है, जो जनसंख्या में गरीब है या जनसंख्या में कम है, उनको दबाया जाता है या उनको नीचा दिखाया जाता है। जैसे नदियों के जल, सरकारी नौकरियों, अनुदान में बंटवारे को लेकर खींचतान शुरू हो जाती है। रंग भेद, रंग के आधार पर भेदभाव, जैसे गोरा है काला, रंग भेद का अर्थ बताया गया यहाँ पर, जिसका अर्थ है रंग के आधार पर भेद। रंग के आधार पर भेद कैसे होगा? या तो गोरा होगा या काला होगा। अब दूसरा पॉइंट शुरू करता हूँ। सामुदायिक पहचान का महत्व। एक समुदाय की पहचान का क्या महत्व होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है, हमारा समुदाय हमें भाषा, जो हमारी मातृभाषा होगी, यानी जिस समुदाय में हम जन्म लेंगे, जिस जाति में हम जन्म लेंगे, जिस क्षेत्र में हम रहेंगे, उस समुदाय की मातृभाषा में आ जाएगी। हमारा समुदाय हमें मातृभाषा और सांस्कृतिक मूल्य प्रदान करता है, जिनके माध्यम से हम विश्व को समझते हैं। यह हमारी स्वयं की पहचान को भी सहारा देता है। देखो, जिस समुदाय में हम होंगे, जब हम किसी दूसरी जगह जाएंगे या अपने समुदाय में बैठे होंगे, तो वो हमें बता देगा, भाई ये इसका लड़का है, इसके पापा का नाम ये है, या इनका फैमिली बिजनेस ये है। वो सारी चीजें एक दूसरे के बारे में बताते हैं, वो हमें हमारे समुदाय में पहचान दिलवाता है। अब जो सामुदायिक पहचान है, ये जन्म तथा अपनेपन पर आधारित होती है। जो सामुदायिक पहचान हमें प्राप्त होगी, उसमें हमारा कुछ नहीं होता। जिस घर में हम जन्म लेंगे और जैसा हम बिहेव करेंगे, उसके आधार पर ही हमें मिलेगी, न कि किसी उपलब्धि के आधार पर। जो समुदाय में हमारी पहचान होगी, वो हम क्या है के भाव का द्योतक है, न कि हम क्या बन गए हैं। यानी हम क्या बन गए सामुदायिक पहचान में, इसका महत्व नहीं होता, हम क्या है इसका महत्व होता है। और हम क्या है, ये किस आधार पर तय किया जाता है कि हमने जन्म कहाँ लिया है और किस परिवार में हमने जन्म लिया है। आगे देखते हैं। तो संभवतः इस आकस्मिक शर्त सहित अथवा लगभग अनविक अनविकारणीय तरीके से संबंधित होने के कारण ही हम अक्सर अपनी सामुदायिक पहचान से भावनात्मक रूप से इतना गहरे जुड़े होते हैं। सामुदायिक संबंधों, परिवार, नातेदारी, इसको कर लेना, तानेदारी लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत शब्द है। नातेदारी, जाति, निर्जातीयता, भाषा, क्षेत्र या धर्म के बढ़ते हुए और परस्पर व्यापी दायरे ही हमारी दुनिया को सार्थकता प्रदान करते हैं और हमें पहचान प्रदान करते हैं कि हम कौन हैं। यानी कि जिस भी क्षेत्र में हम रहेंगे, जिस परिवार में, जिस भाषा में, जिस नातेदारी, जो जाति हमारी होगी, जो निर्जातीयता होगी, यानी जिस संस्कृति को हम मानेंगे, जो हमारी भाषा होगी, वो हमें पहचान प्रदान करेगी कि हम कौन है। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर कोई भी आपका प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में डालें, हम जल्दी से जल्दी उसका उत्तर आपको जरूर देंगे। तीसरा पॉइंट अब शुरू करते हैं। राष्ट्र की व्याख्या करना सरल है पर परिभाषित करना कठिन क्यों? एक प्रश्न बिल्कुल दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे कैसे पेपर में सीबीएसई में आया हुआ है।
इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी नीचे कर रहा हूँ तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और या इसको नोटबुक में लिख लें। राष्ट्र की व्याख्या करना सरल है पर परिभाषित करना कठिन क्यों है? देखो, राष्ट्र एक अनूठे किस्म का समुदाय होता है। अनूठे किस्म का समुदाय क्यों होता है, इसके बारे में आगे जानेंगे। राष्ट्र एक अनूठे किस्म का समुदाय होता है जिसका वर्णन तो आसान है पर इसे परिभाषित करना कठिन है। यानी जिसके बारे में बता देना तो आसान है कि भाई मैं कह दूं मैं भारत में रहता हूँ, पर मैं अगर परिभाषित करूंगा तो मैं भारत के बारे में क्या क्या बताऊंगा, या जिस भी देश में कोई भी व्यक्ति रहेगा वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ भाई भारत में। अब मैं कह दूंगा कि भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग हैं, बहुत सारी जातियां हैं, तो फिर वो कह देगा भाई ये तो पाकिस्तान में भी है, ये बांग्लादेश में भी है, या ये अमेरिका में भी है, तो फिर हम भारत को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? या फिर हम कहते हैं कि भारत में हिंदू है तो हिंदू इंडोनेशिया में भी है। इस तरीके से क्या है कि वर्णन तो आसान है, यानी हम कुछ भी बोल तो सकते हैं, उसकी व्याख्या हम कर सकते हैं, उसकी किसी भी देश की हम विशेषताएं बता सकते हैं, पर जब हम एक राष्ट्र को परिभाषित करेंगे तो ये बहुत हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हम ऐसे अनेक विशिष्ट राष्ट्रों का वर्णन कर सकते हैं जिनकी स्थापना साझे धर्म, भाषा, इतिहास अथवा क्षेत्रीय सांस्कृतिक जैसी साझी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक संस्थाओं के आधार पर की गई है। जैसे आपको पता होगा बांग्लादेश और पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा थे, तो कुछ ना कुछ वहाँ के जो रीति रिवाज होंगे वो जरूर भारत के लोगों से मिलते हुए रहेंगे। तो जो उनकी संस्कृति होगी वो भी कुछ हमारे जैसी होगी, और ऐतिहासिक और राजनीतिक संस्थाओं की अगर हम बात करेंगे तो एक समय पर वो बिल्कुल जुड़े हुए थे। तो जो उनकी ऐतिहासिक और राजनीतिक संस्थाएं थी वो ही भारत की थी या वो ही बांग्लादेश की थी। हालांकि अब ये 3 राज्य बन चुके हैं, राष्ट्र राज्य बन चुके हैं, पर आजादी से पहले ये एक ही थे। उदाहरण के लिए अब इसका उदाहरण भी समझते हैं इसी शब्दों में। ऐसे बहुत से राष्ट्र हैं जिसकी अपनी एक साझा या सामान्य भाषा, धर्म, जनजातीय आदि नहीं है। दूसरी ओर अनेक भाषाएं, धर्म या जनजातियां हैं जो कई राष्ट्रों में पाई जाती है। यानी कुछ ऐसे भी है जिनका अपना कोई भाषा नहीं, और कुछ ऐसे भी है जो एक ही भाषा कई कई राज्यों में बोली जाती है, एक ही धर्म के लोग कई राज्यों में पाए जाते हैं। लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि सभी मिलकर एक एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। यानी कि अगर चाइना में भी हिंदू रहने लग जाए और भारत में भी हिंदू है और पाकिस्तान में भी हिंदू है और इंडोनेशिया में भी हिंदू है, तो हम कह दें कि ये सारे चारों राज्य मिलाकर एक देश है, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। उदाहरण के लिए सभी अंग्रेजी भाषी लोग या सभी बौद्ध धर्मावलंबी, अब आप देखते हो कि अंग्रेजी भाषा तो पूरे विश्व में बोली जाती है, इस हिसाब से तो जो अंग्रेज है वो कह देंगे कि पूरा जो विश्व है वो इंग्लैंड के अंतर्गत आएगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं, इनको ध्यान से सुनना। आत्म सातीकरणवादी और एकीकरणवादी रणनीतियां। पहले आत्म सातीकरण का अर्थ समझते हैं। देखो, आत्म सातीकरण क्या होता है? आत्म सातीकरण के अंतर्गत क्या होता है, जो प्रभुत्व संपन्न या प्रभुत्वशाली जो व्यक्ति होता है वो कम प्रभुत्वशाली व्यक्ति या उसकी संस्कृति को धीरे धीरे अपने में मिला के और उस पर अपनी संस्कृति का प्रभाव छोड़ देता है, और धीरे धीरे उसकी संस्कृति जो है विलुप्त हो जाती है। आत्मसात करना होता है मतलब अपने अंदर मिला लेना। तो जब बड़ी चीज होगी वही छोटी चीज को अपने अंदर मिला लेगी, तो इसका मतलब क्या होगा, आत्मसात करना होगा। आत्मसात में क्या होगा, जो संस्कृति में जो जनसंख्या में अधिक लोग है या जिसका प्रभुत्व होगा या सत्ता पे जिसका अधिकार होगा, वो वाले लोग जो जनसंख्या में कम लोग है या जनसंख्या में सीमित है या जिनके पास सत्ता नहीं है, जिनके पास शक्ति नहीं है, जो उनकी संस्कृति है उसको धीरे धीरे विलुप्त कर देंगे। विलुप्त कैसे करेंगे? ऐसे नहीं कि वो युद्ध करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, आत्म सातीकरण में युद्ध नहीं होगा। धीरे धीरे वो एकीकरण के रास्ते पे जाएंगे, यानी आत्मसात करेंगे। धीरे धीरे वो संस्कृति को अपनाते रहेंगे और अपनी संस्कृति को छोड़ते रहेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि जब वो प्रभुत्वशाली लोगों की पूरी तरीके से संस्कृति को अपना लेंगे और अपनी संस्कृति उनकी विलुप्त हो जाएगी। और जब आत्म-सातीकरण हो जाएगा तो फिर वो एकीकरण हो जाएगा, क्योंकि फिर वो भेदभाव जो है संस्कृति के आधार पर वो खत्म हो जाएगा। जब मेरी अपनी संस्कृति नहीं रहेगी तो क्या होगा, एकीकरण अपने आप आ जाएगा। एकल राष्ट्रीय पहचान स्थापित करने की कोशिश करती है। अब इसके जो मुख्य बिंदु है नीचे दिए गए हैं, इसको थोड़ा सा और पढ़ते हैं। आत्म सातीकरण और एकीकरण की रणनीतियों के अंतर्गत मुख्य बिंदु है इन। क्वेश्चन आ सकता है, इंपोर्टेंट बिंदु है बिल्कुल। संपूर्ण शक्ति को ऐसे मंचों में केंद्रित करना जहां प्रभावशाली समूह बहुसंख्यक हो और स्थानीय या अल्पसंख्यक समूहों की स्वायत्ता को मिटाना। देखो, मिटाने के कई तरीके होते हैं, युद्ध करके मिटाना या उसको धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी उसको कमजोर करना। कमजोर करेंगे समय के साथ साथ वो अपने आप ही मिट जाएगा।
प्रभावशाली समूह की परंपराओं पर आधारित एक एकीकृत कानून एवं न्याय व्यवस्था को थोपना और अन्य समूह द्वारा प्रयुक्त वैकल्पिक व्यवस्थाओं को खत्म कर देना। यानी कि जो अन्य समूह होंगे या अल्पसंख्यक समूह होंगे, जो उनकी न्याय व्यवस्था होगी, धीरे धीरे उनको खत्म करके एक ही कानून बना देना और उसी कानून को लागू कर देना, जिससे क्या होगा, जो उनकी वैकल्पिक व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी और पूरे देश में एक ही कानून बन जाएगा। ये भी आत्मसातीकरण की राह में एक कदम होता है। प्रभावशाली समूह की भाषा को ही एकमात्र राजकीय या राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाना और उसके प्रयोग को भी सार्वजनिक संस्थानों में अनिवार्य बना देना। यानी अगर हम भारत में कह दें जी तमिल ही बोली जाएगी और पूरे देश में तमिल को लागू कर दें, या कन्नड़ बोली जाएगी, पूरे देश में कन्नड़ का लागू कर दें, तो इस तरीके से क्या होगा, भेदभाव हो जाएगा और लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी। क्योंकि हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं प्रभावशाली हूँ, मेरी ही भाषा बोली जाए। इसलिए भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा का दर्जा हिंदी को जरूर दिया गया है, पर वैसे कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जिसको पूरे देश में लागू किया गया है। यानी हर राज्य चाहे तो अपनी मर्जी से किसी भी भाषा में कोई भी नोटिस या सरकारी आदेश निकाल सकता है। तो प्रभावशाली समूह की भाषा को एकमात्र राजकीय राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाना, इससे क्या होगा, जो दूसरी भाषाएं विलुप्त हो जाएगी। भारत के अंदर तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं तो अधिकृत है। उनमें से किसी भी भाषा को कोई भी राज्य अपना सकता है, उसी में वो अपने ऑर्डर निकाल सकता है, कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है, उसी भाषा के अंतर्गत वो अपनी इच्छा से कर सकता है। प्रभावशाली समूह की भाषा और संस्कृति को राष्ट्रीय संस्थाओं के जरिए, जिनमें राज्य नियंत्रित जनसंपर्क के माध्यम से शैक्षणिक संस्थाएं शामिल है, बढ़ावा देना। देखो, प्रभावशाली समूह कैसे करेगा? राज्य नियंत्रित करने के लिए जनसंपर्क के साधन जो होंगे, यानी जो मास मीडिया होगा, उसमें अपनी भाषा में का प्रयोग करेगा। जो शैक्षिक संस्थाएं होंगी, यानी जो किताबें होंगी, वो उसी भाषा में होगी। फिर जहाँ आप जाओगे, एक ही भाषा सुनोगे, तो धीरे धीरे जो अल्प समूह की जो भाषा होगी वो कम होती जाएगी और एक ही भाषा पूरे देश में लागू हो जाएगी। तो इससे आत्मसातीकरण हो जाएगा। ये हम आत्मसातीकरण और एकीकरण के अंतर्गत ये सारे बिंदुओं को हम पढ़ रहे हैं। प्रभावशाली समूह के इतिहास, शूरवीरों और संस्कृति के सम्मान प्रदान करने वाले राज्य प्रतीकों को अपनाना। तो प्रभावशाली समूह के अपनाएंगे तो जो अपने गाथाएं थी वो खत्म हो जाएगी। चाहे उनका इतिहास अपनाए, चाहे शूरवीरों और संस्कृति को सम्मान प्रदान करने वाले राज्य को अपनाए, चाहे राष्ट्रीय पर्व, छुट्टियां, सड़कों आदि के नाम निर्धारित करते समय भी इन्हीं बातों का ध्यान रखना। यानी कि अगर राष्ट्रीय पर्व मनाएंगे तो भी प्रभावशाली समूह से संबंधित होगा। जो छुट्टी होगी वो भी प्रभावशाली समूह से संबंधित होगी, यानी किसी भी पर्व की छुट्टी हो, चाहे वो धार्मिक छुट्टी हो। और सड़कों के जो नाम होंगे वो भी प्रभावशाली समूह के जो शूरवीर होंगे उनके नाम पर रखे जाएंगे। अल्पसंख्यक समूहों और देशज लोगों से जमीन, जंगल एवं मत्स्य क्षेत्र छीनकर उन्हें राष्ट्रीय संसाधन घोषित कर देना। जैसे जनजातीय लोगों से सब कुछ छीनकर राष्ट्रीय संसाधन उनको घोषित कर दिया जाता है। अगर कोई और एग्जाम्पल आपके मन में ऐसा आ रहा है इसके लिए, तो बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब अगला पॉइंट चलते हैं, चौथे पॉइंट पर। भारतीय संदर्भ में क्षेत्रवाद। जो क्षेत्रवाद है वो क्या है? क्षेत्र के आधार पर अपने क्षेत्र का विकास करना है, अपने क्षेत्र को बढ़ावा देना क्षेत्रवाद कहलाता है। और भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? क्षेत्रवाद, जब हम राज्य की बात करेंगे तो राज्य के स्तर पर कार्य करेगा, जब हम राष्ट्र की बात करेंगे तो राष्ट्र स्तर पर कार्य करेगा, और अगर हम किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर कार्य करेगा। भारत में क्षेत्रवाद भारत की भाषाओं, संस्कृतियों, जनजातियों और धर्मों की विविधता के कारण पाया जाता है। क्योंकि भारत में अनेक भाषाएं हैं, अनेक संस्कृतियां हैं, जनजातियां हैं और अनेक धर्म के लोग पाए जाते हैं। इसलिए जो जिसका प्रभुत्व जिस क्षेत्र में होगा, वो क्षेत्र को प्रभुत्व कैसे, जनसंख्या के आधार पर जिसका प्रभुत्व जिस क्षेत्र में होगा वो वहां पर अपने आप को दबंग समझेगा। इसे विशेष पहचान चिन्हों के भौगोलिक केंद्रण के कारण ही प्रोत्साहन मिलता है, और क्षेत्रीय वंचन का भाव अग्नि में घी का काम करता है। क्षेत्रवाद में क्या होता है, हमारे एक क्षेत्र में यादव ज्यादा होंगे, तो अगर कभी भी इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, तो सत्ता में वो किसको वोट देगा? यादव को वोट देगा। अपनी जाति के आधार पर, अपने धर्म के आधार पर वो वोट देगा। इससे क्या होगा, क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलेगा। यानी जाति क्षेत्रवाद से ही जातिवाद पनप जाता है। भारतीय संघवाद इन क्षेत्रीय भावुकताओं को समायोजित करने वाला एक साधन है। संघवाद को इसलिए भारत ने अपनाया कि किसी को भी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव ना किया जाए, और समायोजित करने के लिए वो एक रास्ता प्रदान करता है। क्षेत्रवाद भाषा पर आधारित है। जैसे पुराना मुंबई
राज्य मराठी, यानी पुराने मुंबई में मराठी, गुजराती और कन्नड़ एवं कोंकणी बोलने वाले लोग बहुभाषी राज्य था। फिर बाद में क्या हुआ, गुजरात अलग हो गया, मुंबई से मद्रास में तमिल और तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बोली जाती थी। फिर मद्रास, जिसको बाद में बदल के तमिलनाडु और केरल में तोड़ दिया गया। उसके बाद क्षेत्रवाद धर्म पर आधारित है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, क्षेत्रवाद धर्म पर भी आधारित है, जाति पर भी आधारित है और क्षेत्र पर भी आधारित है। क्षेत्रवाद जनजातीय पहचान पर भी आधारित था। जनजातीय पहचान पे कैसे आधारित था, क्योंकि जब क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला तो सन 2000 में जनजातीय आधार पर 3 राज्यों का गठन हुआ, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल। इसको बाद में उत्तराखंड कर दिया गया। इन सब तत्वों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में तनाव रहता। उदारीकरण के युग में आर्थिक विकास में निजी पूंजी निवेश को अधिक बड़ी भूमिका सौंपी गई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निजी निवेशकर्ता आमतौर पर पहले से विकसित ऐसे राज्य में पूंजी लगाना चाहते हैं जहां सुविधाएं बेहतर हो। देखो, जब कोई भी क्षेत्र विकसित हो जाएगा और वहां पर निवेश किया जाएगा किसी के द्वारा, तो उसे विकसित क्षेत्र में जाति के आधार पर दंगे का चांस नहीं होगा और उसे लगेगा कि मेरी पूंजी जो है सुरक्षित है और उसको डूबने का चांस नहीं है। अल्पसंख्यक, अब 5वें पॉइंट पे चलते हैं। अल्पसंख्यक का समाजशास्त्रीय अर्थ। जो अल्पसंख्यक कितनी देर से हम सुन रहे हैं, समाजशास्त्र में इसका क्या अर्थ है, इस पॉइंट में हम इस बात को समझेंगे। अल्पसंख्यक का वैसे शाब्दिक अर्थ है संख्या में कल्प। अल्प मतलब होता है कम और संख्या मतलब संख्या। संख्या में कम जो है वो होता है अल्पसंख्यक। अब अल्पसंख्यक ऐसे भी हो सकता है कि आप कह दो जी अमीर लोग तो भारत में बहुत कम है, तो वो अल्पसंख्यक वैसे वाले इसमें नहीं होंगे। अल्पसंख्यक का दूसरा अर्थ क्या होगा, जो दबा कुचला है, जो कमजोर है, जो जिसकी स्थिति सामाजिक रूप से खराब है। अब इसका अर्थ समझते हैं। वह समूह जो धार्मिक जाति की दृष्टि से संख्या में कम हो, जैसे सिख, मुस्लिम, जैन, पारसी, बौद्ध, यानी हिंदू धर्म के अलावा जो भी धर्म भारत में विद्यमान है वो संख्या में कम है, इसलिए उनको क्या कहा जाएगा, अल्पसंख्यक कहा जाएगा। अल्पसंख्यक समूहों की धारणा का समाजशास्त्र में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है एवं सिर्फ एक संख्यात्मक विशेषता के अलावा और अधिक महत्व है। देखो, संख्यात्मक तो फिर जैसे मैंने अमीर गरीब वाला बताया, तो इसके अलावा भी इसमें क्या है, इसमें आमतौर पर असुविधा या हानि का कुछ भाव निहित होता है। असुविधा या हानि यानी उनको कुछ लॉस होता है या उन्हें सुविधा प्राप्त नहीं होती है। अतः विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक जैसे अत्यंत धनवान लोगों को आमतौर पर अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता। यानी जो धनवान लोग हैं उनको हम अल्पसंख्यक नहीं कहेंगे कि भाई संख्या में कम है और धनवान है और वो अल्पसंख्यक हो जाएगा, तो वो नहीं हो, क्योंकि इसके अंदर असुविधा और हानि का जो भाव है वो निहित नहीं है। आगे चलते हैं। अब अल्पसंख्यकों को क्यों संवैधानिक संरक्षण दिया गया। संवैधानिक संरक्षण का क्या अर्थ होता है कि संविधान में उनको सहायता दी गई है। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब इसके जो संरक्षण क्यों दिया जाना चाहिए, ये एक प्रश्न है। इसके जो दो मुख्य बिंदु है इसको हम देखते हैं। बहुसंख्यक वर्ग के जनसंख्याकीय प्रभुत्व के कारण धार्मिक अथवा सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुसंख्यक जो वर्ग है वो जनसंख्या में अधिक होता है, इसलिए वो धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए उनको संरक्षण देना चाहते हैं। धार्मिक तथा सांस्कृतिक अल्पसंख्यक वर्ग राजनीतिक दृष्टि से कमजोर होते हैं। राजनीतिक, देखो कोई भी लोकतांत्रिक देश होगा तो जो जनसंख्या में कम होंगे उनका उम्मीदवार राज्यसभा या लोकसभा में पहुंचना मुश्किल होगा, क्योंकि जब जनसंख्या में कम है तो वोट देकर भी ज्यादा जो उनके उम्मीदवार है वो नहीं जीत पाएंगे, भले ही उनकी आर्थिक या सामाजिक स्थिति कैसे भी हो, चाहे वो लोग अमीर हो या गरीब हो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अतः इन्हें संरक्षण की आवश्यकता होती है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। बहुसंख्यक समुदाय राजनीतिक शक्ति को हथियार लेगा, क्योंकि वो संख्या में अधिक है, इसलिए लोकतांत्रिक देश में उसको राजनीतिक शक्ति हथियाना बहुत ही आसान है। और उनकी धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को दबाने के लिए राजतंत्र का दुरुपयोग करेगा। देखो, जब सत्ता में लोग आ जाएंगे तो अल्पसंख्यक के लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को दबाने के लिए कोई भी षड्यंत्र कर सकते हैं और उन्हें अपनी पहचान छोड़ देने के लिए मजबूर कर देगा, और मजबूर करके आत्म साथीकरण का एक नाम लगा देगा और आत्म साथीकरण के अंतर्गत उनको अपने में विलीन कर लेगा। अल्पसंख्यकों और सांस्कृतिक विविधता, भारतीय संविधान क्या कहता है, जैसे मैंने बताया अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के बारे में। तो अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को क्या सुविधा प्रदान करता है और अनुच्छेद 30 क्या करता है। अगर प्रश्न आ जाए कि अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद दिया गया, तो आप दो अनुच्छेद का नाम बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं, अनुच्छेद 29
और अनुच्छेद 30, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 29 के दो बिंदु है। पहला है आर्टिकल 29 का पहला और दूसरा बिंदु। पहला बिंदु देखते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाषा के निवासी नागरिकों को किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है। तो इसका अर्थ बिल्कुल क्लियर है कि भाई वो व्यक्ति जैसा चाहे, जो भाषा बोलना चाहे, जो संस्कृति बोलना चाहे, लिपि मतलब जो भी लिखाई उसकी है वो उसको बनाए रखना चाहे वो बना सकता है। दूसरा है राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त, यानी कि जैसे राज्य जो सब्सिडी देती है, जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन पाने वाली किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इसमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी व्यक्ति को किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए इसलिए नहीं रोका जाए कि वो किस जाति या वो किस धर्म से है, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा किया जाता है तो ये मूल अधिकार है हमारा अनुच्छेद 29, और इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और आपको जरूर न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 30, धर्म या अनुच्छेद 30 में दो भाग है। पहला भाग देखते हैं, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपने अनुसार अपनी शिक्षा को या अपने धर्म के प्रसार के लिए शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, उनकी स्थापना कर सकते हैं और उन पर प्रशासन प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन उनका रहेगा, वो कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट है दूसरा, अनुच्छेद 30 का दूसरा भाग, शिक्षा संस्थानों की सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में, यानी अगर वो सब्सिडी देगा या अनुदान देगा तो वो उसको धर्म या जाति के आधार पर शिक्षण संस्थान को धर्म के आधार पर नहीं रोकेगा या अल्पसंख्यक के आधार पर या जनसंख्या के आधार पर उसको नहीं रोकेगा। अब छठा पॉइंट है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता क्या है? रोजमर्रा की भाषा में सांप्रदायिकता का अर्थ है धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद, अपने आप में एक ऐसी अभिवृत्ति है जो सभी समूहों को एक ही वैध या श्रेष्ठ समूह मानती है और अन्य समूह को निम्न, अवैध या अथवा विरोधी समझती है। यानी अपने समूह को श्रेष्ठ समझना और दूसरे को हीन समझना ही सांप्रदायिकता की भावना है। यहाँ पर अपने समूह से आशय है अपने धर्म से। सांप्रदायिकता एक आक्रामक राजनीतिक विचारधारा है जो धर्म से जुड़ी हुई है। ये राजनीतिक विचारधारा है क्योंकि राजनीति में इसका दुरुपयोग किया जाता है और इसलिए ही सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। सांप्रदायिकता राजनीति से सरोकार रखती है, धर्म से नहीं, क्योंकि राजनीति में इसको गलत मिसयूज करके इसका जो है धर्म से जोड़ा गया है, यद्यपि सांप्रदायिकता धर्म के साथ गहन रूप से जुड़ा हुआ है। भारत में बार बार सांप्रदायिक तनाव फैलते हैं जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। इसमें लूटा जाता है, बलात्कार होता है और लोगों की जान ली जाती है, जैसा 1984 में सिखों के साथ हुआ, 2002 में गुजरात के मुसलमानों के साथ हुआ। इसके अलावा भी हजारों ऐसे फसाद हुए हैं जिनमें सदैव अल्पसंख्यकों का बड़ा नुकसान हुआ है, कारण चाहे इनके लिए जो भी रहा हो। सातवां बिंदु, धर्मनिरपेक्षतावाद। पश्चिमी नजरिए के अनुसार इसका अर्थ है चर्च या धर्म को राज्य से अलग रखना। देखो, धर्मनिरपेक्षतावाद से क्या अर्थ है, जो पश्चिमी राज्य है या पश्चिमी जो देश है उनमें क्या अर्थ निकाला जाता है कि चर्च और राज्य जो है अलग रहेंगे और अलग से अपने कार्य करते रहेंगे। धर्म का सत्ता से अलग रखना पश्चिमी देशों के लिए एक सामाजिक इतिहास की हैसियत रखता है, पर भारतीय संदर्भ में जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जो किसी विशेष धर्म का अन्य धर्मों की तुलना में पक्ष नहीं लेते, यानी राज्य के लिए सभी धर्म समान है। भारतीय भाव के भारतीय भाव के राज्य के सभी धर्मों को समान आदर देने के कारण दोनों के बीच तनाव से एक तरह की कठिन स्थिति पैदा हो जाती है। हर फैसला धर्म को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है। उदाहरण के लिए हर धर्म के त्योहार पर सरकारी छुट्टी होती है, चाहे वो ईद की छुट्टी हो, चाहे वो दिवाली की छुट्टी हो, चाहे वो क्रिसमस की छुट्टी हो। 8वां पॉइंट शुरू करते हैं, सत्तावादी राज्य। सत्तावादी राज्य क्या होता है? जो लोकतंत्रात्मक राज्य होता है उसके विपरीत जो राज्य होता है वो सत्तावादी राज्य होता है, यानी सत्ता जहाँ पर शासन एक व्यक्ति का होता है और एक व्यक्ति के शासन में हमारे पास बहुत सारे अधिकार नहीं होते। सत्तावादी राज्य के अंदर अगर कोई भी प्रश्न उठेगा तो जो पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं इनको पढ़ के आप उसका उत्तर बड़ी ही आसानी से दे सकते हो।
तो सबसे पहला देखते हैं, एक सत्तावादी राज्य लोकतंत्रात्मक राज्य का विपरीत होता है। लोकतंत्र में तो सबको समान अधिकार प्राप्त होते हैं, पर सत्तावाद में ऐसा नहीं होता। दूसरा बिंदु, इसमें लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती, और इसमें और जिनके पास शक्ति होती है वे किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, यानी जिसके पास शक्ति है वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होता। लोकतंत्र में तो क्या होता है, मैं जवाबदेह होऊंगा, जो भी काम मैं करूंगा जवाबदेह किसके प्रति होऊंगा, लोगों के प्रति। पर सत्तावाद में ऐसा कुछ नहीं है, जो भी जिसके पास शक्ति है वो कोई भी निर्णय खुद ले सकता है, अपने आप ले सकता है। सत्तावादी राज्य अक्सर भाषा की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सत्ता के दुरुपयोग के संरक्षण का अधिकार, विधि कानून की अपेक्षित प्रक्रियाओं का अधिकार जैसी अनेक प्रकार की नागरिक स्वतंत्रताओं को अक्सर सीमित या समाप्त कर देते हैं। यानी कि जो आपकी भाषा की स्वतंत्रता होगी, प्रेस की स्वतंत्रता होगी, सत्ता के दुरुपयोग के जो भी कानून होंगे उन सबको या तो सीमित कर देंगे या खत्म कर देंगे। इसका एक अच्छा उदाहरण आप उत्तरी कोरिया को देख सकते हैं। भारतीय लोगों को सत्तावादी शासन का थोड़ा अनुभव आपातकाल के दौरान हुआ, जो 1975 से 77 तक लागू रहा। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी, कमेंट बॉक्स में आप बताएं, देखते हैं कितने बच्चे सही उत्तर दे पाएंगे। सन 1975 से सन 1977। अगर कोई प्रश्न आ जाएगा 1975 से 77 के बीच भारत की स्थिति क्या थी, तो इसके जो आगे हम बिंदु पढ़ने वाले हैं इसमें इसका उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो संसद को निलंबित कर दिया गया था, नागरिक स्वतंत्रताएं छीन ली गई, और राजनीतिक रूप सक्रिय लोग बड़ी संख्या में गिरफ्तार हुए, बिना मुकदमा चलाए जेलों में डाल दिए गए। यानी किसी को भी जेल में डाल सकता था। संसद निलंबित थी और कोई भी नागरिक स्वतंत्रताएं छीन ली गई थी, यानी जो लोगों के मौलिक अधिकार थे वो छीन लिए गए थे। जनसंचार के माध्यमों पर सेंसर व्यवस्था लागू कर दी गई थी, यानी जो जन मास मीडिया था, यानी कि टेलीविजन था, कोई भी चीज प्रसारण आप ऐसे नहीं कर सकते, पहले सेंसर से अप्रूवल लेनी होती थी, उसके बाद ही आप उसको प्रसारित कर सकते थे। सबसे कुख्यात कार्यक्रम यानी सबसे बुरा इस समय क्या हुआ था, नसबंदी कर दी गई थी। नसबंदी अभियान शुरू था, जो महिला और पुरुषों दोनों के साथ किया जाता है। लोगों को शल्य क्रिया के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं से मौत भी लोगों की हो गई थी, यानी नसबंदी के कारण। 1977 के आरंभ में चुनाव कराए गए, तो लोगों ने बढ़ चढ़कर सत्ताधारी कांग्रेस दल के विरोध में वोट डाले। वोट को आप वोट कर लेना। अब नागरिक समाज, ये हमारा आखिरी बिंदु है, इसको देखते हैं। नागरिक समाज क्या है? नागरिक समाज उस व्यापक कार्य क्षेत्र को कहते हैं जो परिवार के निजी क्षेत्र से परे होता है, लेकिन राज्य और बाजार दोनों क्षेत्र से बाहर होता है। ना राज्य के अंतर्गत आता है ना बाजार के अंतर्गत आता है। इसमें क्या क्या चीजें आती है, गैर सरकारी संस्थाएं, राजनीतिक दल, मीडिया, श्रमिक संघ। नागरिक समाज में स्वैच्छिक संगठन होते हैं, स्वैच्छिक यानी अपनी इच्छा से, जो एनजीओ जिसको हम कहते हैं। यह सक्रिय नागरिकता का क्षेत्र है। यहाँ व्यक्ति मिलकर सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, जैसे गैर सरकारी संस्थाएं। सामाजिक मुद्दों पर चर्चा कौन करते हैं? गैर सरकारी संस्थाएं, राजनीतिक दल, मीडिया, श्रमिक संघ आदि। अब जो नागरिक समाज है उनके द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए? पहला है जनजाति की भूमि की लड़ाई। जो विविधता हमने देखी थी, जिसमें जनजाति भी विविधता थी, और जब विकास के नाम पर जनजातीय लोगों से भूमि ले ली गई थी, तो नागरिक समाज के अंतर्गत एक मुद्दा उठाया गया था, जो जनजातियों की भूमि की लड़ाई थी, उसमें इन्होंने अपना योगदान दिया। पर्यावरण की सुरक्षा के उदाहरण, पर्यावरण की सुरक्षा में भी इनका योगदान रहा। मानक अधिकार और दलितों के हक की लड़ाई में भी इनका योगदान रहा, यानी जो दलित थे, उनके दबे कुचले लोग थे, उनके भी अधिकारों के लिए इन्होंने आवाज उठाई। नागरिक शासन का हस्तांतरण, नगरीय शासन का हस्तांतरण यानी उसको बांट देना। स्त्रियों के प्रति हिंसा और बलात्कार के विरुद्ध भी इन्होंने अभियान चलाए। बांध के निर्माण और विकास की अन्य परियोजनाओं के कारण विस्थापित लोगों का पुनर्वास, यानी जब बांधों का निर्माण हुआ और लोगों को जब विस्थापित किया गया, तो उनको उनके पुनर्वास के लिए भी इन्होंने कदम उठाए। गंदी बस्तियों को हटाने के विरुद्ध और आवासीय अधिकारों के लिए अभियान, जो गंदी बस्तियां थी उन्हें हटाए और उनको पक्के मकान दिए जाए, इसके विरुद्ध भी इन्होंने कदम उठाए। प्राथमिक शिक्षा सुधार संबंधी, जो शिक्षा प्राथमिक शिक्षा यानी पहली से 8वीं क्लास तक की जो शिक्षा है उसके सुधार संबंधित भी इन्होंने कदम उठाए। दलितों को भूमि का वितरण, जो दलित लोग थे उनको भूमि दी गई ताकि वो भी समाज में बराबरी कर सके। राज्य को कामकाज पर नजर रखने और उसे कानून का पालन करवाना, यानी जो राज्य के काम है बार बार उनको निरंतर याद दिलवाना। आखिरी पॉइंट है सूचना अधिकार अधिनियम 2005। 2005 में जिसको आरटीआई एक्ट 2005 भी कहा जाता है, इससे संबंधित क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ध्यान से सुनना और समझना।
लोगों के उत्तर देने के लिए राज्य को बाध्य करना। सन 2005 में ये अधिनियम लागू कर दिया गया था। आरटीआई एक्ट 2005 इसको बोला जाता है। इसमें आप एक एप्लीकेशन 10 रुपए का ड्राफ्ट लगाकर एक एप्लीकेशन किसी भी सरकारी विभाग में दायर कर सकते हैं, और कोई भी जानकारी आप जो लेना चाहें, जो मौजूद जानकारी है, वो आप ले सकते हैं किसी भी सरकारी अधिक्रम से। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित एक ऐसा कानून है जिसके तहत भारतीयों को जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जम्मू कश्मीर राज्य इसमें इंक्लूड नहीं था, सरकारी अभिलेखों तक पहुंचने का अधिकार दिया गया है। सरकारी अभिलेखे के अंदर, सरकारी अभिलेखों का मतलब है सरकारी डॉक्यूमेंट या कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जिसके बारे में आपको कोई जानकारी लेनी है, आप आरटीआई लगा के ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना के लिए अनुरोध कर सकता है, और उस प्राधिकरण से यह आशा की जाती है कि वे शीघ्रता से यानी 30 दिन के भीतर उसका उत्तर दे। यानी आरटीआई में अगर आप कोई भी आरटीआई लगाते हैं और 30 दिन में उसका उत्तर नहीं आता, तो फिर पेनल्टी लग जाती है और आपको पैसे मिल जाते हैं अगर लेट उत्तर आपको दिया जाता है। तो ये पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया है। अगर आपको समझ आ गया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं। धन्यवाद।